जय हिंद साथियों। पिछली क्लास में हमने देखा था, पढ़ रहे थे अपन संसाधन। ठीक है, कौन सा? उसमें भी खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन में अपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, यहां तक हो गया था अपना कि धात्विक खनिज कौन कौन से, ठीक है। और धात्विक खनिज को अपन ने तीन रूप में बांटा था, तीन प्रकार से जो बांटा था, लोहा, अलोहा और बहुमूल्य खनिज। ठीक है, इनको अपने यहां तक देख लिया था पिछली क्लास में। अभी बात करें धात्विक खनिज के अंतर्गत जो आ रहा है लोहा खनिज के बारे में बात करें, तो लोहा जो खनिज है वो क्या है? सभी खनिजों का आधारभूत खनिज है। ठीक है, और लोहा खनिज के द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार की जितनी सारी मशीनें आप देखोगे वो अधिकतर लोहे की बनाई जाती है। सभी खनिजों का मूलभूत जो खनिज है, वो रीढ़ की हड्डी का काम जो है वो लोहा खनिज ही करता है। ठीक है ना, तो आप देखें कि लोहा जो खनिज है, क्या ये आधारभूत खनिज है और औद्योगिक विकास के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है। ठीक है, उद्योगों का जितना विकास हो रहा है उसके लिए रीढ़ की हड्डी का जो काम कर रहा है वो कौन करता है? लोहा खनिज करता है। ठीक है, और ये क्या देखा, इसके विपुल संसाधन विद्यमान है। ठीक है, भारत में इसके विपुल संसाधन विद्यमान है और भारत में उच्च कोटि के लोहा जो है वो भी पाया जाता है। ठीक है, उसके रूप में भारत क्या है? उच्च कोटि के लोहा इसके रूप में धनी प्रदेश या राष्ट्र है, अपन देख सकते हैं। अब लोहे की एक खदान का जो आपको यहाँ पर चित्र नजर आ रहा है, ये क्या है? ये लोहे की एक खदान है। ठीक है, ये लोहे की खदान है। ठीक है, अब इस लोहे की खदान को आप आकार रूप में देखेंगे तो यहाँ पर ये रास्तों का निर्माण हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो रास्तों का निर्माण हो गया है, ये आपको नजर आ रहा होगा। इस प्रकार से ये रास्तों का निर्माण हो गया। यहाँ लोहे को खोद करके यहाँ से लोहा निकाल करके वाहनों के माध्यम से लिया जाता है। तो ये खोदने के बाद जो इस प्रकार के स्वरूप का निर्माण हो गया है लोहा खनिज की। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अब देखते हैं जी मैग्नेटाइट। ठीक है, अब मैग्नेटाइट जो है ये क्या है? ये भी उच्च कोटि का लोहा अंश है, जिसमें कितना है? 70% जो है वो क्या होना चाहिए? लोहा अंश पाया जाता है। मैग्नेटाइट में कितने प्रतिशत लोहा अंश पाया जाता है? 70% जो है लोहा अंश जो इसमें पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण जो है वो पाए जाते हैं और जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है। विद्युत उद्योग जितने भी है उसमें विशेष रूप से उपयोगी जो है वो आपका मैग्नेटाइट माना जाता है। उसके बाद आता है हेमेटाइट। ठीक है, अब ये जो हेमेटाइट है इसमें उद्योगों में प्रयोग होने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोहा है। ठीक है, अब लोहे के जो प्रकार बता रहे हैं इसमें है। ठीक है, अब इसमें जो है लोहे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योगों में प्रयोग होने वाला जो है हेमेटाइट है। इसमें कितना है? 50 से 60% जो है लोहा अंश होता है। ठीक है, और मैग्नेटाइट में अपन देखा 70%। अब आगे आता है भारत में लोहा अयस्क की पेटियां। ठीक है, अब भारत जो देश है इसमें लोहा अयस्क की कौन कौन सी पेटियां पाई जाती है उनको अपन देखते हैं। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। भारत में लोहा अयस्क की पेटियां जो दे रखी है आपकी, ये 4 प्रकार की जो पेटियां दे रखी है आप देखेंगे। उड़ीसा झारखंड पेटी। ठीक है, ये जो उड़ीसा और झारखंड पेटी है इसको आप मैप में देखना चाहेंगे तो ये आपका जो रेड कलर में दे रखा है, ये दे रखा है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। ठीक है, ये उड़ीसा झारखंड वाली जो पेटी है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उड़ीसा और झारखंड राज्य और फिर अन्य आसपास के जो है 3 राज्यों को यहाँ पर कवर कर दिए। ठीक है, ये आपको मैप पे नजर आ रही है। दूसरे नंबर पे आपने देखा महाराष्ट्र गोवा पेटी। ठीक है, अब जो महाराष्ट्र और गोवा वाली जो पेटी है आपकी, ये महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ठीक है, ये महाराष्ट्र और गोवा वाले बेल्ट में जो आ रही है ये आपके हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर टंकूर पेटी। ठीक है, अब ये देखो नीचे जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाली जो है ये बेल्ट है। ठीक, ये और उसके बाद आती है दुर्ग जो है बस्तर चंद्रपुर पेटी। ये दुर्ग बस्तर जो चंद्रपुर पेटी है ये आप देखेंगे, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, ये जो ग्रीन कलर का दे रखा है ये आपके देख सकते हैं महाराष्ट्र में है कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। इस प्रकार से ये पेटियां दे रखी है। ठीक है, मैप के द्वारा भी अपने को ध्यान रखना है। अब बात करेंगे मैग्नीज की। ठीक है, अब मैग्नीज जो है विशेष रूप से देखा जाए, मुख्य रूप से इसका जो उपयोग क्या है? मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और 1 टन इस्पात बनाने के लिए लगभग कितना? 10 किलोग्राम क्या चाहिए? मैग्नीज चाहिए, इसकी आवश्यकता होती है। ये विनिर्माण उपयोग करता है। 1
टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज की जरूरत होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाई और पेंट बनाने में भी किया जाता है। ये इस प्रकार से मैग्नीज की क्या दे रखे उपयोग बताए गए हैं। इसका और अन्य जगह किस किस जगह पर उपयोग किया जाता है तो देखेंगे अपन किस में किया जा रहा है। एक तो किया जा रहा है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवाई और पेंट बनाने में इनका विशेष रूप से प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का अंश प्रतिशत कितना है। ये 2018-19 के आंकड़े हैं। इसमें कौन से राज्य में कितना मैग्नीज का उत्पादन किया जा रहा था। तो इसमें बात करें मध्य प्रदेश की। ठीक है, अब जो मध्य प्रदेश में है लगभग 33% जो है वो आपकी मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन किया जा रहा था। फिर बात करें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 27%। ठीक है, 27% जो है महाराष्ट्र में इसका उत्पादन किया जा रहा था। फिर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कितने परसेंट दे रखा है आपके 16% जो है वो उत्पादन कहां से किया जा रहा था। या 8% कितना था, किस राज्य में कितना है तो उड़ीसा में हो गया आपके। फिर कर्नाटक 12% और 10% जो है आपके आंध्र प्रदेश में, और अन्य जगह पे कितना है 2% जो आपके दे रखा है अन्य जगह। ठीक है, इस प्रकार से इसका मैग्नीज का अंश प्रतिशत आपने देखा। आगे बात करें अपन अलोहा खनिज। अलोहा खनिज कौन कौन से है उसके बारे में देखें तो अलोहा खनिज नाम से बता रहा है अलोहा यानी जिसमें लोहे की मात्रा नहीं हो। इन खनिजों में लोहा शामिल नहीं होता है। ठीक है, इसमें लोहे की मात्रा नहीं होगी, लोहा शामिल नहीं होगा। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, सोना है, बक्साइट है, सीसा है, इस प्रकार से खनिज आते हैं। और धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विशेष रूप से इन जगह पर अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब देखते हैं लोहा और अलोहा खनिज में अंतर क्या है। ठीक है, लोहा और अलोहा खनिज में क्या अंतर दे रखा है। अब आप देखते हैं एक एक करके अपन देखते हैं लोहा और अलोहा खनिज में क्या क्या डिफरेंट दे रखा है। आप बात करें लोहा, ठीक है, लोहे का अंश होता है लोहा खनिज है, तो नाम से पता चल रहा लोहा है तो लोहे का अंश पाया जाएगा। और दूसरा अलोहा में इसके विपरीत हो जाएगा, लोहे का अंश नहीं होता है, सामान्य सी बात है। दूसरा है लोहा, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट आदि। ठीक है, इसके उदाहरण कौन से आते हैं, लोहे में आ जाएंगे, मैग्नीज है, निकेल है, कोबाल्ट है। इसमें आप देखेंगे तांबा, सीसा, जस्ता और बक्साइट। ठीक है, और तीसरा अंतर देखें, इसमें जंग लगता है। ठीक है, जो लोहा है तो लोहे में जंग लगेगा। और ये विद्युत की अच्छी चालक होती है, इसे अधिक ताप पर पिघलाया जाता है। विद्युत की अच्छी चालक होती है, अधिक ताप पे इसको पिघलाया जाता है। लोहे को पिघलाने के लिए ताप क्या हो सकता है, जो वो अधिक। और जो अलोहा धातु है इसमें क्या है, जंग नहीं लगता, जैसे सोना हो गया उसमें जंग नहीं लगेगी। ठीक है, तो दूसरा चुंबकीय शक्ति नहीं होती, लोहे में चुंबकीय शक्ति होती है, इसमें चुंबकीय शक्ति नहीं होती। और इसे कम ताप पर पिघलाया जा सकता है, इसको पिघलाने के लिए ताप की जो है कम आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये इनमें मेजर अंतर हो गया आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं तांबा। ठीक है, एक एक प्रकार से सब खनिजों को देखेंगे। तो तांबे की बात करें बेसिक रूप से तांबे की बात करें तो तांबा देखो ये क्या है, धातुव्य तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्य रूप से बिजली के जो तार बनाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक और रसायन उद्योगों में विशेष रूप से किया जाता है। अब इन उद्योगों में इसका उपयोग करने के पीछे क्या है, इसकी कुछ विशेषता है, धात्विकता है, इसकी तन्यता है और ताप का सुचालक है। ठीक है, इस वजह से तांबे का उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक और रसायन उद्योगों में विशेष रूप से किया जाता है। अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के बालाघाट खदानों में देश का लगभग 52% जो है तांबा उत्पादन करती है। अब देखो मध्य प्रदेश अकेला जो है उसका बालाघाट जो खदान है उसमें लगभग 52% जो है क्या करती है, तांबे का उत्पादन करती है। दूसरा है झारखंड का सिंहभूमि जिला। ठीक है, सिंहभूमि जिला जो है जिसमें भी तांबे का मुख्य उत्पादक होता है। और राजस्थान की बात करें विशेष रूप से राजस्थान में खेतड़ी जो जगह है, ठीक है, उसमें क्या है, खदानों में भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है विशेष रूप से तांबा उत्पादन राज्य हो गया आपके, विशेष रूप से क्या हो गया, 3 राज्य जो आपके लिए रखे, झारखंड हो गया, ठीक है, और राजस्थान हो गया और ऊपर से मध्य प्रदेश। इस प्रकार से तीनों राज्य का जो है तांबा उत्पादन में दे रखा है। ये दे रखा है चित्र जो है मंजल खंड में तांबा उत्पादन। ठीक है, और तांबा उत्पादन जो खादान दे रखी है उसके बारे में ये जो इनमें वर्कर्स है या इंजीनियर लोग जो है वो काम करके इस प्रकार मशीनों से तांबा निकाल करके यहाँ पर लिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बक्साइट के बारे में। ठीक है, अब बक्साइट जो है उसको देखें तो बक्साइट आपने देखा विशेष रूप से, अब देखो बक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम, सिलिकेटों
से समृद्ध व्यापक विभिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होता है। ठीक है, अब इस प्रकार से इसका जो बॉक्साइट का निक्षेप होता है, ठीक है, वो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से समृद्ध, यानी जिन चट्टानों में एल्यूमिनियम और सिलिकॉन व्यापक रूप में पाया जाता है उन्हीं चट्टानों में ये बॉक्साइट भी पाया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक होता है। इसमें शक्ति कैसी है, लोहे की जैसी, और दूसरा ये हल्का है, और ये दूसरा क्या आपके सुचालक है विद्युत का, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, इसमें अत्यधिक धात्विता, ठीक है, भी पाई जाती है। इसमें धात्विता क्या है, अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेपण मुख्य रूप से क्या है, मुख्यतः अमरकंटक जो पठार है और मैकाल पहाड़ियों पर तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में विशेष रूप से ये जो आपके हैं भारत में बॉक्साइट के निक्षेपण पाए जाते हैं। अब आप ये जो देख रहे हैं किस प्रकार से इसका निक्षेपण जो से निकाल करके जो दे रखा है आपके बॉक्साइट को, किस प्रकार से साधन जैसे भी के माध्यम से भर के एक स्थान से दूसरे स्थान में शुद्धिकरण के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें, डायग्राम के द्वारा अपन देखते हैं बॉक्साइट उत्पादन में राज्यों का प्रतिशत 2018-19 के अनुसार देखते हैं। तो इसमें विशेष रूप से आप देखेंगे तो आपके दे रखा है ओडिशा में जो है लगभग कितना प्रतिशत है, 65% ओडिशा राज्य में दे रखा है। फिर झारखंड की बात करें तो यहाँ पर 10% हो गया। ठीक है, और गुजरात में कितना है, 9% है। छत्तीसगढ़ में 6% हो गया आपकी, महाराष्ट्र में भी 6% और मध्य प्रदेश में कितना है, 3% दे रखा है, और अन्य वाला जो क्षेत्र है उसमें कितना है, 1% है। इस प्रकार से राज्यों का अंश प्रतिशत जो है वो आपके दे रखा है। ठीक है, आगे बात करें अधात्विक खनिज। ठीक है, अधात्विक खनिज में देखो, अधात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं होता है, नाम से स्वतः ही पता चल रहा है, जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, चूना पत्थर, संगमामल और बलुआ पत्थर, ये जो है अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब अभ्रक की बात करें, ठीक है, अभ्रक प्लेटों या परतों के रूप में पाया जाता है, या तो ये प्लेट या फिर परत के रूप में पाया जाता है। अभ्रक के निक्षेपण के प्रमुख जो क्षेत्र है, अब इनके अभ्रक के निक्षेपण के जो प्रमुख क्षेत्र दे रखा है कौन कौन से, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर। अब जो छोटा नागपुर का पठार है उसके उत्तरी पठारी किनारों पर विशेष रूप से पाया जाता है। दूसरा है बिहार झारखंड की कोडरमा गया हजारी पेटी से। ठीक है, कोडरमा गया हजारी पेटी जो है वो कहाँ है, बिहार झारखंड में, वहां भी पाया जाता है। राजस्थान के अजमेर के पास भी आपको ये जो है अभ्रक बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश की नेलोर पेटी में भी विशेष रूप से पाया जाता है। अभ्रक जो है विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में जो इसका विशेष रूप से अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें चूना पत्थर। ठीक है, अब चूना पत्थर जो है इसका उपयोग हम सदियों से करते आ रहे हैं। ठीक है ना, सीमेंट के आविष्कार से पहले भी हमने चूना पत्थर का उपयोग करते थे, और चूने पत्थर के द्वारा आपने विभिन्न प्रकार के महल किले बने हुए देखे जो आज भी उसी अवस्था में है, खड़े हैं। ठीक है, उस चूने से क्या बना था, ये आपका सीमेंट का कच्चा मटेरियल के रूप में चूने का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। चूना पत्थर जो है जिसमें क्या कैल्शियम या कैल्शियम कोबाल्ट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, ये कैल्शियम कोबाल्ट या कैल्शियम कोबाल्ट तथा मैग्नीशियम वाली जो चट्टान है उनमें विशेष रूप से ये पाया जाता है। ये अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, अपने चट्टाने पटेगी ना, आग्नेय, कायांतरित और अवसादी, इस प्रकार की जो तीनों चट्टानें थी उसमें से विशेष रूप से अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल है। ठीक है, आधारभूत जो कच्चा माल है वो क्या है, सीमेंट उद्योग के लिए चूना विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। और लोहा प्रगलन की भट्टियों के लिए भी अनिवार्य रूप से चूने का भी उपयोग किया जा रहा है। जो लोहे को पिघलाने के लिए जो भट्टियां बनाती थी उसमें विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसका अंश प्रतिशत देख लेते हैं चूने का। ठीक, अब जो चूना पत्थर उत्पादन में राज्यों का अंश प्रतिशत 2018-19 के अनुसार देखें तो विशेष रूप से अपन बात करें अभी राजस्थान में जो है इसका कितना है, 21% दे रखा है। ठीक है, फिर जो दे रखा है आपकी 13% जो है मध्य प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में भी कितना है, 13% है। छत्तीसगढ़ में भी 13% दे रखा है। फिर आप बात करें कर्नाटक की, यहाँ भी 9% दे रखा है। तेलंगाना राज्य में 8%, गुजरात में 7% और तमिलनाडु राज्य में 6% के साथ महाराष्ट्र में 4%, और अन्य राज्यों की बात करें तो 8% जो है इसका अंश प्रतिशत जो है उत्पादन में दे रखा है चूने के बारे में। अब जो है खनन की जोखिम क्या है। ठीक है,
अब जो खनन कार्य करते हैं उसके क्या क्या जोखिम दे रखे हैं, आप जोखिम के बारे में सभी लोग जानते हैं। जो खनन कार्य है वो कितना ही कठिन कार्य है, उसमें विभिन्न प्रकार के जोखिम उठाने पड़ते हैं। आप देखेंगे ये आपको एक यहाँ पर दिख रहा है अलर्ट मोड पे जो है अपनी बात को साझा करते हुए आप किस प्रकार से सेफ्टी सिस्टम के द्वारा काम कर सकते हो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आप देखेंगे क्या क्या खतरे हैं। आपने कभी खनिजों के द्वारा जो देखे, विशेष रूप से अपन देखेंगे खनन में काम करने वाले श्रमिक जो है लगातार धूल व हानिकारक धुओं में सांस लेते हैं, जिससे उनके फेफड़ों में क्या हो जाती है, विभिन्न सारी बीमारियां भी हो जाती है। ठीक है, और खदानों में छत्ते गिरने से कई बार सैलाब और भूकंप आ जाता है। ठीक है, फिर जल प्लावित होना, कई बार उसमें जल भर जाता है। ठीक है, ये भी समस्या देख सकते हैं। और कोयले की खदानों में आग लगने के भी खतरे रहते हैं। और दूसरी बात करें, खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत प्रदूषित होता है और जल जो है वो प्रदूषित हो जाता है। और दूसरा, कई बार उनका जो मलबा भी गिर जाता है और भूमि का मिट्टी जो है अपक्ष। इस प्रकार से देख सकते हैं खनिजों के खदान के द्वारा क्या होता है, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। जितने श्रमिक जो काम करे उनके लिए अच्छी प्रकार की सुविधा न होने का उनके यहाँ बीमारियां भी हो जाती है। कई बार उन खनिजों में विस्फोटक हो जाए या इस प्रकार के विस्फोटक पदार्थों के होने से क्या भूकंप आने का भी खतरा इनमें बना रहता है। तो विभिन्न सारी समस्याएं जो है खनन कार्य के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट बात करें अपन, अब खनन उद्योग को घातक उद्योग क्यों कहा जाता है। अब घातक उद्योग तो कहा जाना स्वाभाविक भी तो है, क्योंकि ये उद्योग भी है भी ऐसा। अब इस उद्योग में श्रमिक क्या है, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। श्रमिकों के स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर सबसे ज्यादा जो है इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, घातक उद्योग। दूसरा है लगातार हानिकारक जो धूल है। ठीक है, धूल व हानिकारक धुएं से सांस लेने में भी दिक्कत आ जाती है। जो काम करे उनको और आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्रमिकों के फेफड़े से बीमारियां हो जाती है। ठीक है, और खदान में पानी भर जाने से, आग लग जाने से श्रमिकों का डर बना रहता है। और कई बार जो है खदानों की छत गिर जाने से उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो इस प्रकार से खनन के कारण नदियां भी प्रदूषित होती है और भूमि और मिट्टी अपक्ष बना रहता है। इस प्रकार की जो है समस्याओं के कारण खनन को घातक उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है या इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, अब खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यकता है। अब ये जो खनिज संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यकता है, किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का संरक्षण हमें मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उसका संरक्षण करना आवश्यक है। तो खनिज हमारे उद्योग और कृषि के लिए आधारभूत है। ठीक है, इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है और उद्योग और कृषि के लिए आधारभूत है। दूसरा है नवीकरणीय योग्य नहीं है। ये ऐसा नहीं नवीकरणीय एक बार खत्म हो जाने के बाद इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है, इसलिए ये नवीकरणीय योग्य नहीं है। और निक्षेपों की कुल मात्रा बहुत ही कम है। अब जो निक्षेप यानी जहाँ पर खनिज रहे हुए हैं, जहाँ पर स्थित है, ठीक है, किसी जगह पर मौजूद है, उनकी मात्रा जो है बहुत कम है, क्योंकि अधिक से अधिक हमने उसका दोहन कर लिया है और इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, और हम बहुत तेजी से खनिजों का उपयोग करते जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संभाल कर रखना, इस वजह से हम खनिजों का क्या है, संसाधनों का संरक्षण आवश्यक हो जाता है। अब खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय, किस प्रकार से हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं, उसके बारे में उपायों की बात करें तो विशेष रूप से अपन देखेंगे खनन एवं परिष्करण के दौरान इन पदार्थों की बर्बादी जो है वो कम से कम हो। और दूसरा है, यहां तक संभव हो प्लास्टिक और लकड़ी का प्रयोग करें। ठीक है, प्लास्टिक और लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। खनन एवं खनिज सुधार प्रक्रिया में धातु शोधन तक कम से कम अपव्यय होगा। जो खनन खोदा उसके बाद उसको शोधन करने के लिए, धातु निकालने के बीच जो उसका अपव्यय होता है वो कम से कम होना चाहिए। रद्दी और पुराने माल का जो है पुनः उपयोग रिसाइकिल होना चाहिए, बार बार उसका प्रयोग करना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से खनिजों का पुनः चक्रण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और नियोजित व सतत पोषणीय विकास के तरीके अपना करके अपन खनिजों का संरक्षण भी कर सकते हैं। दूसरा है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खनिजों के अन्य विकल्प ढूंढना, जैसे सीएनजी। ठीक है, इस प्रकार से जैसे दूसरा अपन देखा पवन ऊर्जा है विद्युत के लिए, ठीक है, जल ऊर्जा है, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा होगी, इस प्रकार से अपन, और सोलर प्लांट है, कोयले से जो विद्युत बनती है उसके बजाय अपन इस प्रकार के विकल्प भी काम में ले सकते हैं। अब बात करें ऊर्जा संसाधन, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन भी है। ऊर्जा संसाधन की बात करें तो खाना पकाने में रोशनी व ताप के लिए गाड़ियों के संचालन और तथा उद्योगों मशीनों के संचालन में भी इसकी आवश्यकता होती है। हर जगह भी ऊर्जा संसाधन की उपयोगिता रहती ही है। और ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम तथा विद्युत से ही किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको दो प्रकार से बनाया
एक होता है परंपरागत, ठीक है, और दूसरा है गैर परंपरागत, ठीक है। ये अपन पहले से काम लेते आ रहे और ये जो है नए वाले। अब इनको दोनों में डिफरेंस क्या देख लेते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत में। अब जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, इसको देखें। जैसे लकड़ी जो है परंपरागत है, पुराने समय से अपन इसका यूज कर रहे हैं। जो उपले बनाए जाते हैं, ठीक है, वो भी है। कोयला हो गया आपके, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, तथा विद्युत, दोनों जल व विद्युत ताप, ये सारे जो है परंपरागत के अंतर्गत आ गए। अब नई जो है गैर परंपरागत, जो पहले तो नहीं थे, अब धीरे धीरे बने, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वालीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब जो इनमें देखते विशेष रूप से परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत है, भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यानी जीवाश्म क्यों कहा जाता है, ये जीवों का ही जीवों से ही प्राप्त होता है। जितने भी पुराने समय में पेड़ पौधे थे वो सड़ गए, दब गए नीचे, उसके द्वारा ये वापस कोयले का निर्माण हुआ था। ये देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। अधिकतर जो ऊर्जा है वो कोयले के द्वारा होती है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है, विशेष रूप से कोयले का, ठीक है। दूसरी बात करें, भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्य रूप से कोयले पर ही निर्भर है। अब जितने भी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर जो उनको आवश्यकता होती है ऊर्जा की, वो अधिकतर कोयले से ही ली जाती है। संपीड़न की मात्रा, गहराई और समय के अनुसार कोयले को 3 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। अब वो जो 3 प्रकार से बांटा है, एंथ्रेसाइट कोयला, ठीक है, दूसरा है बिटुमिनस कोयला और तीसरा है लिग्नाइट कोयला। इस प्रकार से 3 प्रकार से अपन ने जो है कोयले को बांटा है। कोयला जो है उसके कितने प्रकार होते हैं, 3, ठीक है, विशेष रूप से 3 प्रकार आपने इसको बांटा है। अब लिग्नाइट की बात करें, तो कोयले के तीनों प्रकार में देखें। लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, ठीक है। ये उच्च कोटि का ना होगा कि निम्न कोटि का है, मुलायम है। मुलायम होने के कारण साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है, इसमें नमी अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके प्रमुख जो भंडार है वो कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में नवेली में मिलते हैं, ठीक है। नवेली स्थान है तमिलनाडु राज्य में, वहां इसके उत्पादन मिलते हैं। और विद्युत उत्पादन में भी इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। तो ये हो गया लिग्नाइट। और बिटुमिनस जो कोयला है, इसकी बात करें, ये गहराई में नमी तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है और वाणिज्यिक उद्योगों में सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जैसे लोहा प्रगलन भट्टियों में जो है विशेष रूप से बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें, दूसरा एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है, तीसरा नंबर में जो है एंथ्रासाइट कोयला जो है, ये क्या है, ये एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है, ठीक है। सबसे सर्वोत्तम गुण वाला जो है कठोर कोयला जो है एंथ्रासाइट। भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के सेल क्रम में पाया जाता है। जो एक है गोंडवाना, जिसकी आयु 200 साल वर्ष से कुछ अधिक है, ठीक है। और दूसरा जो है ट्रसरी निक्षेपों में, जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं, ठीक है। अब ये 2 जो युग है, ट्रसरी युग और गोंडवाना, जिसकी आयु भी दे रखी है 55 और 200 वर्ष, इनमें विशेष रूप से पाया जाता है। अब गोंडवाना जो कोयला है ना, गोंडवाना कोयला, ठीक है, कोयले जो धातु शोधन में कोयला है कि प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, यानी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड वाले क्षेत्र में जो दामोदर घाटी है और झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी, ठीक है, महानदी सोन व वरना नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। ये जो गोंडवाना लैंड वाला जो कोयला है वो यहाँ पर पाया जाता है। और दूसरा है टर्सरी कोयला क्षेत्र। अब टर्सरी कोयला वाला क्षेत्र जो है, ये पूर्वी राज्यों में मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में विशेष रूप से पाया जाता है। ये आपको देखना है कि किस राज्य के या किस जगह पर कौन सा कोयला का जो क्षेत्र दे रखा है। इसको एक बार आपको क्या करना है, मैप पे भी भरने का प्रयास करना, जिससे आपको स्थायी रूप से याद हो जाएगा। पेट्रोलियम की बात करें, नेक्स्ट ऊर्जा संसाधन के अंदर ये देख रहे हैं पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम जो है विशेष रूप से पेट्रोलियम देखे, भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा जो महत्वपूर्ण संसाधन वो क्या है, पेट्रोलियम ही है, ठीक है, खनिज तेल। और यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन मशीनों के संरेख और अनेक विनिर्माण उद्योगों के कच्चा माल प्रदान करता है। अब बात करें तेल शोधनशालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्यक रसायन
उद्योग में एक नेड़ीय बिंदु का काम भी यही आपका पेट्रोलियम करता है। भारत का लगभग 73% कोयला जो पेट्रोलियम जो है मुंबई हाई से निकाला जाता है। मात्र मुंबई हाई से भी कितना 73% निकाला जा रहा है, और 18% जो है गुजरात से, और 13% जो है असम से आता है। इस प्रकार से इनका प्रतिशत दे रखा किस जगह पे पेट्रोलियम को निकाला जाता है। अब बात करें प्राकृतिक गैस, ठीक है। प्राकृतिक गैस जो है उसके बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक गैस के बारे में बात करें, प्राकृतिक गैस जो है इसे ऊर्जा का एक साधन के रूप में भी, पेट्रो रसायन उद्योग के रूप एवं औद्योगिक कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है आपके प्राकृतिक गैस को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कम उत्सर्जन करती है, इसके लिए पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है प्राकृतिक गैस को। इसीलिए ये वर्तमान शताब्दी का ईंधन है, इसलिए इसको वर्तमान शताब्दी के ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार जो आपके पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत। अब विद्युत की बात करें, विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। पहला जो आपको पता है प्रवाही जल से, जो हाइड्रो, ठीक है, प्रवाही जल से जो हाइड्रो। अब हाइड्रो के माध्यम से टरबाइन चलाकर वह जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, ठीक है। और दूसरा है अन्य ईंधन, जैसे अन्य ईंधन में कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस और जलने वाले टरबाइन चलाकर ताप विद्युत की उत्पादन की जाती है। अभी जो प्रवाही जल जो नदियों के द्वारा जल पर, उसमें क्या करते, पुलों का निर्माण कर दिया, ठीक है, बांध बना दिए। अब बांध से क्या है, पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, इस प्रकार से कोई जल आ रहा है, यहाँ पर बांध का निर्माण कर दिया है आपने, और यहाँ पहाड़ से पानी को रोक लिया। अब पानी को रोकने के बाद उस पानी को नीचे जब ढलान से छोड़ा जाता है तो उसकी गहराई क्या हो जाती है, ज्यादा ऊंचाई से गिरने के बाद यहाँ पर जो टरबाइन लगाए जाते हैं इस प्रकार के, तो टरबाइन घूमने से यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। तो हो जाएगा सतही जल से हाइड्रो टरबाइन द्वारा। और बहुत तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पादन की जाती है, जो एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है, ठीक है। बहुत तेजी से जो जल बह रहा है उसके द्वारा भी उत्पादन की जाती है। भारत में अनेकों बहु उद्देश्य परियोजनाएं जो विद्युत ऊर्जा उत्पादन में, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना होगी, दामोदर घाटी कारपोरेशन और कोपली हाइडल परियोजना। इस प्रकार की जो परियोजनाएं हैं बहुउद्देश्य परियोजनाएं, यानी कोई भी उद्देश्य एक परियोजना होती है, उसका एक उद्देश्य नाम करके उसके उद्देश्य क्या होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, उसको कहते हैं बहुउद्देश्य परियोजना। जैसे अपन देखेंगे, अब ताप विद्युत है, जो ताप विद्युत क्या है, ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के प्रयोग में, ठीक है, उत्पन्न की जाती है। और ताप विद्युत गृह अनवीनीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। दूसरा हो गया। नेक्स्ट देखें, अब तापीय और जल विद्युत ऊर्जा में अंतर क्या है। एक तो तापीय और जल वाली ऊर्जा जो है, इनमें अंतर क्या दे रखा है। तापीय विद्युत जो है और दूसरी है जल विद्युत ऊर्जा, इनमें क्या डिफरेंस है, इसमें देखें तो यह विद्युत कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रयोग से पैदा की जाती है। कौन सी, तापीय विद्युत जो है। दूसरा जल वाली जो यह विद्युत जो है जल विद्युत ऊर्जा गिरते हुए जल की शक्ति का प्रयोग करके प्रयोग में की जाती है। यह प्रदूषण युक्त है, इसमें प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है, प्रदूषण रहित है, और ये स्थायी स्रोत नहीं है, ठीक है। और ये स्थायी स्रोत है क्योंकि ये जो आपके कोयला और पेट्रोल जो है कभी भी खत्म हो सकते हैं, लेकिन ये जो है जल बहता रहता है स्थायी रूप से, इसको देख। और नवीकरणीय योग्य संसाधनों पर आधारित है, यानी अनवीकरणीय संसाधनों पर आधारित है, और जैसे जल नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित है, ठीक है। भारत में 310 से अधिक ताप विद्युत के केंद्र हैं और भारत में अनेकों बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, और जैसे तलचेर, पांकी, नामरूप, उरन, नवेली आदि जो है आपकी ये उदाहरण होगी। इसमें देखें तो भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी और कोपली आदि जो है परियोजना इसके अंतर्गत आती है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, जैसे हो गया परमाणु तथा आणविक ऊर्जा के जो स्रोत जो है, इसमें देखते हैं परमाणु तथा आणविक ऊर्जाओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। और दूसरा है जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो उष्मा
रूप में काफी ऊर्जा मुक्त होती है और इसका प्रयोग ही विद्युत उत्पादन में किया जाता है। विशेष रूप से यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में विशेष रूप से पाए जाते हैं का प्रयोग कर परमाणु तथा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और दूसरा है केरल में, अब जो ये आपकी केरल में मिलने वाली मैग्नेटाइट रेत में भी यूरेनियम की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। यूरेनियम की मात्रा जो विशेष रूप से पाई जाती है। आगे देखें आणविक शक्ति। ठीक है। अब आणविक शक्ति की बात करें, अणुओं के विखंडन से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं? आणविक शक्ति कहते हैं। जैसे आणविक खनिज कौन से हो गए? परमाणु ऊर्जा को धारण करने वाले पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम तथा बेरिलियम जो है ये आपके हो गए आणविक खनिज। भारत का एक उष्णकटिबंधीय देश है। भारत क्या है? भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यह प्रदूषण रहित ऊर्जा संसाधन है। अब जो आणविक जो ऊर्जा संसाधन है जो ये क्या प्रदूषण रहित, इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता। यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत भी है। निम्न वर्ग के लोग आसानी से इसका उपयोग या इसका लाभ उठा सकते हैं। पवन ऊर्जा की बात करें, ठीक है, पवन चक्की आपने खूब देखी होगी, तो उसमें पवन ऊर्जा की बात करें। पवन ऊर्जा जो है भारत में पवन ऊर्जा फार्मों के विशाल पेटी जो तमिलनाडु में और नागर कोराइडन से मदुरई तक जो है अवस्थित है। ये इस क्षेत्र में जाओगे तमिलनाडु, उसमें आपको विभिन्न सारी पवन चक्कियां देखने को मिलेगी। वहां का नजारा ही अलग। और जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान विशेष रूप से जैसलमेर में आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी विभिन्न प्रकार की पवन चक्कियां देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फॉर्म भी है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए भी जाने जाते हैं। विशेष रूप से कौन सा? जैसलमेर भी है और नागरकोइल ये स्थान पे जो है विशेष रूप से पवन ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। अब बायोगैस जो है ऊर्जा जो है घास फूस, कृषि कचरा, जानवर तथा मानव अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त की जाती है। और ज्वारीय ऊर्जा जो है महानगरीय तरंगों का प्रयोग कर विद्युत उत्पादन के लिए भी इसका ज्वारीय ऊर्जा का जो है प्रयोग किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा की उत्पादन की प्रक्रिया क्या है? अब जो संकरी खाड़ी की आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं, ठीक है, जो संकरी खाड़ी के आर पार जो है बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं, जो बाढ़ जो बनाकर उससे बांध बनाएगी। उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ी नुमा में प्रवेश द्वार से क्या होता है? पानी जो भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। जो है संकरी जो खाड़ियां होती है उसके बाद जो है इस प्रकार से बना दिया बांध। जैसे ही वो क्या कहते हैं पानी अंदर भर जाएगा, फिर उसके अंदर जो है रहने के बाद उससे विद्युत का निर्माण किया जाए। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ पाया जाता है, जो इस ऊर्जा उत्पादन टरबाइन की ओर ले जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए आपने, संकरी जो खाड़ी नुमा आकार की जो स्थान होते हैं उसमें क्या किया, मान लो ये कोई, ठीक है, ये संकरी कोई खाड़ी सी ऐसी मान लो ये खाड़ी, यहाँ पर क्या हुआ, समुद्र का जल जो है इसके अंदर आ गया, ठीक, अब इसे बंद हो गया, फिर इसके बाद वापस इसी जल को भरने के बाद वापस को छोड़ दिया जाता है समुद्र में। इस प्रकार से जो है आपके ज्वारीय ऊर्जा के द्वारा भी विद्युत का और उसी जल से क्या टरबाइन घुमाकर विद्युत का निर्माण किया जाता है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन करने की आदर्श जो दशा है वो क्या है? भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर, विशेष रूप से देखेंगे पश्चिमी तट पर गुजरात और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में गंगा डेल्टा ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उत्पन्न करती है। यहाँ पर भी किया जा सकता है क्योंकि यह समुद्र के किनारे है, समुद्र का जो पानी है वो एकदम खाड़ी में आता है, फिर वापस से उसके द्वारा किया जाता है। तो ये अनुकूल दिशाएं है भारत में। भूतापीय ऊर्जा जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा भी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, भू के ताप से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है? जरूरत न होने पर बिजली बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार से करें या इसकी क्यों आवश्यकता है, क्यों करनी चाहिए, तो ये देख सकते हैं आप। पहला जो है आपको जितनी आवश्यकता उतनी ही यूज करें। सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे मेट्रो लगाई हुई है, मेट्रो सिटी है, और मेट्रो का उपयोग करें, बस का उपयोग करें अधिकतर खुद के वाहन की बजाय दूर जाने के लिए। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सीमित है,
इनका प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। और दूसरा जो है नवीनीकरण संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। और कार और पुलिंग, इस प्रकार से जो आपने दे रखा है ऊर्जा संरक्षण करना हमारा सबका प्रमुख कर्तव्य है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो है खत्म हो गया। तो विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है कि ऊर्जा संसाधन जो है वो उसको हम किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं। ये जो आपका खनिज वाला चैप्टर था आज पूरा हो गया है और इसको एक प्रकार से आप देख लेना। अभी आपको विशेष रूप से जो ये चैप्टर आपने पढ़ा है इसको रिवाइज करना है और जहां आपको समझ नहीं आया है तो एक बार आप फिर से क्लास देख करके उसको भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।